हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने 6 चैप्टर के ऊपर। 6 चैप्टर हमारे जो नाम है जिसका टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स। आपने ये जो जो चैप्टर जो है ये आपने प्रैक्टिकल टाइम भी किया था। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने हैं साई खेलो इंडिया के, जिससे हम एक पर्सन की फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सीधा मेन पॉइंट्स पे हम आते हैं। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। स्कूल के बच्चों की फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए साई खेलो इंडिया टेस्ट बना है। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है। एक कैटेगरी आती है 5 से 8 साल और दूसरी कैटेगरी हमारी आती है 9 to 18 ईयर्स। तो पहले हम देखेंगे कि जो 5 से 8 साल के जो बच्चे हैं इनको कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं उनकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। पहला आता है बीएमआई, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। बीएमआई हम किसी की भी पर्सन की बॉडी की फैट परसेंटेज को मेजर करने के लिए करते हैं। इसका फार्मूला अगर आपको पता होगा, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है और इसका ग्राफ आपने याद करना है। फिर हम कोऑर्डिनेशन प्ले जो के लिए प्ले टैपिंग टेस्ट पढ़ेंगे और बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट पढ़ेंगे। फिर जो 9 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल टेस्ट करने के लिए, फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए हम बीएमआई टेस्ट कर सकते हैं। फिर उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एब्डोमिनल, जिसमें पार्शियल कर्ल-अप आ जाएगा। मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए पुशअप्स फॉर बॉयज और मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए सिट एंड रिस्ट टेस्ट करवाएंगे। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट होगा और स्पीड चेक करने के लिए 50 मीटर डैश। तो आते हैं हम पहले पॉइंट पे। एक बच्चा जो 5 से 8 साल का है उसकी बॉडी की फिजिकल फिटनेस चेक करनी है, तो हम पहले उसका बीएमआई चेक करेंगे। बीएमआई के थ्रू उसकी फिजिकल फिटनेस हम चेक कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वेट। तो लेट्स सपोज हम कहीं पे भी जाते हैं, हम अपना वेट मेजर करवाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम सर्दियों के मौसम में हैवी जैकेट समथिंग पहनी होगी तो उसको हम उतारेंगे ताकि ओरिजिनल वेट हमें पता चल सके। फिर हाइट की अगर बात करें तो हम अगर हाई शूज या हमने कैप समथिंग पहनी है उसको उतारेंगे ताकि ओरिजिनल हाइट हमें पता चले। बस वही प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे हाइट मेजर करनी है, ऐसे वेट मेजर करना है और उसका फिर फॉर्मूला लगा के हमारा बीएमआई निकल आएगा। नेक्स्ट आया था हमारा प्ले टैपिंग टेस्ट। ये है एजिलिटी और एक बच्चे के कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए होता है। इसमें डिस्क का मेजरमेंट कभी-कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाती है। 2 येलो डिस्क होती है 20 सेंटीमीटर्स का जिसका डायमीटर होता है और एक जो होता है ये सेंटर में, इसका होता है 30x20 का और स्टॉप वॉच होती है। ये क्यों स्टॉप वॉच होती है, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर ही एक बच्चा क्या करेगा, टैप करेगा। एक हाथ इसका यहाँ रहेगा, दूसरे पे टैप करेगा ऐसे। सो इससे प्ले टैपिंग टेस्ट कहते हैं। स्कोरिंग देखते हैं कैसे, स्कोरिंग कैसे होगी। 25 साइकिल्स वो करेगा एक एक तरफ, मतलब टोटल उसने 50 टैप्स करने हैं और कितने सही किए उसी के हिसाब से पता चलेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, टेस्ट से ही पता चल रहा है बैलेंस टेस्ट। इसमें बच्चे की बॉडी का बैलेंस चेक करने के लिए उसको एक लेग पे, वो अपनी स्ट्रॉन्ग लेग पे बॉडी का बैलेंस करेगा 30 सेकंड्स तक। अगर 30 सेकंड्स में 15 से ज्यादा बार वो बच्चा गिरता है तो मतलब उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं है, तो वो उस फेल हो जाए, टेस्ट में फेल हो जाएगा। फिर आ जाता है 9 to 18 ईयर्स जो है, जो 4 से 12 साल की जो 4th से 12th क्लास का जो बच्चा है उसकी फिजिकल फिटनेस को चेक करने के टेस्ट कौन कौन से है। बीएमआई, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पार्शियल कर्ल-अप, फिर पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स, सिट एंड रिस्ट टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर के लिए हमें 600 मीटर रन एंड वॉक करवाना है और स्पीड टेस्ट। बीएमआई सेम रहेगा। एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल-अप में क्या होता है, एक ऐसा मैट होता है और यहाँ पे लाइन होती है। एथलीट लेटेगा और जैसे अपने बॉडी को अप करेगा तो उसका ये हाथ यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, लाइक दिस। देख रहे हो आप, ये पहुंचना जरूरी है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, प्रोसीजर, इक्विपमेंट आपने मेंशन करना है वहां पे कि कोई भी टेस्ट है इसका पर्पस क्या है लिखना है पॉइंट बना के। इक्विपमेंट क्या है वो लिखनी है, प्रोसीजर क्या है वो लिखना है और स्कोरिंग क्या है वो लिखनी है। सो आगे हमारा ये टेस्ट। फिर पुशअप्स कुछ इस तरीके से, बॉयज को पूछिए तो कॉमन चीजें आपको पता होंगे। तो 30 सेकंड्स में बच्चा कितना पुशअप्स कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि वो उसका स्कोर क्या आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड पुशअप्स। पुशअप्स का हो गया। मॉडिफाइड पुशअप जिसमें गर्ल्स नीज लगा सकती हैं जमीन पे, तो मॉडिफाइड पुशअप्स हो जाएगा। फिर आता है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच बॉक्स होता है ये, दिस इज द सिट एंड रीच बॉक्स बोलेंगे और इसकी डायमेंशन होती है 12 into 12, राइट।
सो इसमें क्या किया जाता है, ऐसे पर्सन हाथ रखेगा यहाँ पर, बॉडी को, नी को बेंड नहीं करेगा, अपने बॉडी को बेंड करेगा, और वो उसका हाथ कितनी दूर तक जाता है इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्सन की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। ये होता है कार्डियोवास्कुलर न्यूरॉन्स को चेक करने के लिए। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन को 200 मीटर या 400 मीटर या इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, 600 मीटर, सॉरी 600 मीटर की वॉक टेस्ट करवाएंगे। एक इसमें एथलीट और पर्सन 600 मीटर वॉक को कितने मिनट में, सेकंड में कंप्लीट करता है, वही उस पर्सन पे भी यहाँ पे पता चलेगा कि उसका कितना एंडोरेंस है, कितनी स्पीड है। नेक्स्ट आता है 50 मीटर। ये टेस्ट होता है स्पीड चेक करने के लिए। 60 मीटर के में वो पर्सन कितनी मिनिमम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करता है, वही उस पर्सन की स्पीड है। डन। सो नेक्स्ट आया था हमारा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक करने के लिए। हमारा साइक हेल इंडिया टेस्ट खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप टेस्ट स्टार्ट है जिसका नाम है हैवर स्टेप टेस्ट। 1943 में बना था। ये किस चीज के लिए बना था कि एक एथलीट जब वर्क करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसके बाद उसकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर होती है, उस चीज को चेक करने के लिए। इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ बॉक्स होगा, एथलीट क्या करेगा, ऐसे अल्टरनेट लेग इसके ऊपर जंप करेगा स्पीड में। 5 मिनट तक वो जंप करता रहेगा। 5 मिनट जंप करवाने के बाद उसको हम एक चेयर पे बिठा देंगे। चेयर पे बिठाएंगे, स्टॉप वॉच हमने लगाई हुई है। जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा, हमने 30 सेकेंड्स के लिए क्या करना है, उसकी पल्स रेट काउंट करनी है। और जैसे 30 सेकंड तक पल्स रेट जो काउंट की होगी, वो हमने किसी पे लिख ली पेज पे। फिर उसको 1 मिनट की रेस्ट देनी है, वो वैसे ही बैठा हुआ है। फिर से उसको 1 मिनट की रेस्ट देनी है। फिर 30 सेकंड तक उसकी पल्स रेट काउंट करनी है। ऐसा 3 बार करना है। तो हमारे पास 3 पल्स रेट आ जाएंगी। उन तीनों पल्स रेट को हमने लिख लेना। देखो 5 मिनट्स तक ये टेस्ट करना है, राइट। तो हमने 3 पल्स रेट लिख ली। अब इसमें क्या होगा, हमने फार्मूला लगाना। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स। अगर उस पर्सन ने 5 मिनट तक एक्सरसाइज की है तो वेल एंड गुड। 5 मिनट को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। लेकिन ये भी हो सकता है वो पर्सन सिर्फ 2 या 3 मिनट तक, हमने उस पर्सन को 5 मिनट या जब तक वो थकता नहीं, एग्जॉस्ट फील नहीं करता, उसको हम तब तक हम उस टेस्ट को करवाएंगे। तो जितने सेकंड्स तक वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है, वो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.5। जो पल्स काउंट हमने करी थी, तीनों को प्लस करना, यहाँ लिखना है, तो हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आता है अप टू 49 तो पुअर है, 50 टू 80 से आएगा तो एवरेज है, 81 से अब होगा तो गुड है। डन। ये हो गया हमारा हैवर स्टेप टेस्ट। बीएमआर क्या होता है, देखो हमने सुना होगा कि हमें इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, हमें इतनी कैलोरी खानी चाहिए। भाई हर पर्सन की बॉडी अलग है और हर पर्सन की बॉडी अलग अलग कैलोरी डिमांड करती है। एक पर्सन जब कोई भी काम नहीं करता, रेस्ट मोड पे होता है, तब उसकी बॉडी को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, उसे हम कहते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बीएमआई मत समझना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आ गया मेल के लिए, फीमेल के लिए। आप 10 इंटू जो आपका वेट है प्लस 6.25 आपकी हाइट आ जाएगी, -5 और प्लस इंटू एज और आप +5, जो निकल के आएगा अराउंड आपका 1500 या 2000 या 1200 समथिंग कुछ ऐसा निकल के आएगा। मतलब आप जब आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ सोए भी होंगे ना, तब भी आपको उतनी कैलोरी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन हो रहे हैं। अब आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तब भी हमें कितनी कैलोरी चाहिए, उसको हम बीएमआर कहते हैं। डन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट आया था रिक्युलर जोन टेस्ट। भाई हमने छोटे बच्चों की फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए टेस्ट ले लिया। हमने एक नॉर्मल जो एथलीट है उनकी फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए कर लिया। अब हम करेंगे रिक्युलर जोन टेस्ट, सीनियर सिटीजन के लिए बना था। अब सीनियर सिटीजन को हम रनिंग तो नहीं करवा सकते ना, उनके टेस्ट है कुछ। हम जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट का नाम था सिट एंड रीच टेस्ट, वैसे ही इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं बैठ सकते, तो चेयर वर्ड लगेगा सीनियर के साथ। चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, बॉडी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। आर्म कर्ल अप टेस्ट, ये मैं बताऊंगी आगे। बैक स्ट्रेच टेस्ट, 8 फीट अप एंड गो फॉर एजिलिटी और 6 मिनट वॉक। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट में क्या होगा, इसमें ऐसा चेयर रख देंगे, वो चेयर विदाउट आर्म वाली होनी चाहिए। देखो प्रोसीजर में क्या लिखना है,
पहले अगर पूछा होगा कि एक्सप्लेन करो चेस्ट एंड टेस्ट, तो पहले आपने बताना पर्पस क्या है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करना। प्रोसीजर सॉरी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में चेयर चाहिए विदाउट आर्म वाली और स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एक एल्डर पर्सन जो सीनियर सिटीजन होगा उसको चेयर पे बिठाएंगे और उसकी आर्म्स ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि वो सहारा ना ले चेयर का, और फिर वो 30 सेकंड तक अप एंड डाउन करेगा चेयर के ऊपर। तो 30 सेकंड तक वो कितने बार अप एंड डाउन करता है, वही उस पर्सन की स्ट्रेंथ है लोअर बॉडी की। आर्म कर्ल अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, 8 पाउंड जो होगा मेन के लिए होगा, 5 पाउंड जो होगा डंबल वीमेन के लिए होगा, और वो क्या कर लेगा, कर्ल अप करेगा। 30 सेकेंड में वो कितना कर्ल अप करता है, वही उस पर्सन के अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है। डन। शॉर्ट में करें, चेयर सिट एंड टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक एथलीट ऐसे बैठ के, सॉरी एक सीनियर स्टूडेंट बैठ के अपने टो को टच करेगा, नी बेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, हम स्केल रखेंगे। अगर जितना वो माइनस में जितना वो डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वो माइनस में जाएगा। अगर उसका हाथ टो तक पहुंच गया मतलब 0, तो हम मानेंगे वो पास हो गया, हम उसको 0 को पास मानेंगे। अगर वो आगे जाएगा उसका हाथ मतलब प्लस में जा रहा है, उसकी बॉडी में उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। डन। लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट। ऐसे पर्सन क्या करेगा, अपने अपने आर्म को टच करेगा पीछे से। स्केल हम यहाँ पे लगाएंगे, कितना डिस्टेंस है दोनों हाथों के बीच में, मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। हाथ टच हो गया 0 मतलब पास, अगर ज्यादा क्रॉस हो रहा है तो मतलब वेल एंड गुड की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। सो फिट ए 5 फीट अप टेस्ट, 8 फीट अप टेस्ट आई थिंक इसका नाम है। इसमें क्या होगा, हाँ 8 फीट अप है, नॉट 5 फीट अप। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे भी 16 फीट अप लिखा, मतलब कि 8 फीट जाएगा फिर 8 फीट आएगा, 16 है यहाँ पे, गलत हो गया, 5 लिखा है। तो चेयर रखेंगे विदाउट आर्म वाली, और दूर 8 फीट दूर एक कोन रख देंगे। एथलीट क्या करेगा, उठेगा, इस कोन को क्रॉस करके जाके बैठेगा। तो वो इसमें कितना टाइम लगाता है, वही उस पर्सन की एजिलिटी है। फिर हमारा आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें पर्सन क्या करेगा, 6 मिनट तक वॉक करेगा। देखो एक सीनियर सिटीजन 6 मिनट तक हो सकता है चल ना पाए ज्यादा। सो अगर वो चल रहा है और कितने टाइम में उस को कंप्लीट कर रहा है, वही उस पर्सन की क्या है, उस कार्डियोवास्कुलर उसका इंड्योरेंस है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आएगा 6 मिनट स्टेप टेस्ट आ जाएगा। 6 मिनट स्टेप टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे टाइमिंग का उसमें देख लेना अपने बुक में। 6 मिनट स्टेप टेस्ट में एथलीट 6 मिनट तक ऐसा स्टेप करेगा, जिस इसी से उसके बॉडी का एरोबिक एंडोरेंस पता चलेगा। 6 मिनट वॉक, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आई होप कि आपको सीनियर स्टूडेंट टेस्ट, रिक्टर जोन टेस्ट समझ में आया हो। सो जॉनसन मैंथन टेस्ट हम करेंगे। इसमें जो टेस्ट ये कब डिजाइन हुआ था, 1932 में टेस्ट हुआ था। कौन कौन सा आता है, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ एंड जंपिंग फुल टर्न। होता क्या है इसमें, ऐसे एक ग्राफ होगा, जैसे वो हम कभी हो नहीं करते छोटे होते बच्चे वैसे रोल करते थे बेड के ऊपर, तो ऐसे ऐसे एक एरिया होगा, पर्सन जंप करेगा, रोल करेगा, जैसे रोल करेगा वो इसी लाइन के अंदर गिनना चाहिए। अगर वो इधर इधर गया, लाइन पे बाहर गया, तो आउट। फ्रंट रोल में क्या होगा, वो फ्रंट की तरफ रोल लेगा। फिर नेक्स्ट आता है बैक रोल, वो पीछे की तरफ रोल लेगा, लाइनिंग के अंदर ही रहना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जंपिंग हाफ। जंपिंग हाफ में लेट्स सपोज कि आप जिस जिस तरफ आपका स्टम्प फेस है, जब आप जंप करोगे, आप जंप करके इधर भी पहुंचोगे और आपका फेस इसके ऑपोजिट होगा। ये भी है, मतलब टर्न भी लेना है, जंप भी करना, टर्न भी लेना है, और फुल जंपिंग फुल टर्न में फुल टर्न लेना है। अगर आप इस टाइम समझो आपका फेस जिस डायरेक्शन में है, तो आप जंप के करने के साथ डिस्टेंस भी कवर करोगे और आपका फेस भी उसी साइड होना चाहिए। दैट इज अ फुल टर्न। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 7 है, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। मुझे कहीं से नोट्स मिले, मुझे सही लगे नोट्स, तो मैं इस नोट्स को यूज करी कि फिजियोलॉजी क्या होता है। देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, जिस लेट्स सपोज हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उनके शेप, स्ट्रक्चर, लोकेशन और रिलेशन की स्टडी करेंगे, तो दैट इज एनाटॉमी। और जब हम उसके फंक्शन की स्टडी करेंगे, दैट इज द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ने हैं। हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मसल है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल।
तो स्केलेटल मसल की हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, स्लो टिच फाइबर मसल और फास्ट टिच फाइबर मसल। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अलग तरीके का मसल चाहिए होता है और इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए अलग तरीके का मसल चाहिए होता है, तो वो हमारे आते हैं। तो टाइप 1 जो फाइबर है आल्सो नोन एज अ स्लो टिच फाइबर, और स्लो टिच फाइबर जो मसल्स होते हैं, कैपिलरीज आर मोर मायोग्लोबिन and more mitochondrial enzymes than the rapid twitch fibers, which improve aerobic activity and fatigue tolerance। मतलब स्लो टिच फाइबर जो मसल्स जिनकी बॉडी में ज्यादा होते हैं उनकी बॉडी में इंडोरेंस ज्यादा होता है, और जिनकी बॉडी में फास्ट टिच फाइबर मसल ज्यादा होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, सीधी बात। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंड्योरेंस क्या होता है। एक पर्सन कितने लंबे टाइम तक वो फिजिकल एक्टिविटी को या रनिंग या ट्रेनिंग जो भी कर रहा है वो उसका एंड्योरेंस आ जाएगा। हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो किसी पर्सन का एंड्योरेंस किस चीज पे डिपेंड होगा, उसकी एरोबिक कैपेसिटी क्या है, उसकी बॉडी में जितने लेट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा उतना उसका एंड्योरेंस है। लेट्स सपोज एक पर्सन 10 मीटर दूर जाने के लिए 15 कदम ले रहा है, और वही वो अपने स्टेप को बड़ा करके वहीं पे वो हो सकता है 7 स्टेप में पहुंच जाए, तो बाकी स्टेप की एनर्जी तो बचेगी ना जो इस पे लगाएगा। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट मतलब वो स्टेप कैसे ले रहा है, कितना बड़ा स्टेप ले रहा है। मसल कॉम्पोजिशन, स्लो ट्विच फाइबर मसल है, फास्ट ट्विच फाइबर मसल है, उस पर डिपेंड करता है उसका एंड्योरेंस। डन। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी कितनी अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट पेन, हम अपने बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट पेन, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। दो टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में जहां पे हम स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को बिना किसी की हेल्प के, और पैसिव में जब हम किसी की हेल्प से ये इंस्ट्रूमेंट्स अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे बॉडी के मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। जितने मसल की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मसल उतनी जल्दी टेयर नहीं होगा, मतलब उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एज और जेंडर पे डिपेंड करता है, इंडोरेंस भी एज और जेंडर पे डिपेंड करता है। मसल टाइप्स और एज जेंडर आपने सब में लिख देना। फिर नेक्स्ट आया था हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, प्रीवियस इंजरी होगी उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रीवियस इंजरी कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द पावर, पावर का दूसरा नाम स्ट्रेंथ है। हम ओवरकम द रेजिस्टेंस, हम किसी वेट को कितना ओवरकम कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, दैट इज द स्ट्रेंथ। किस पे डिपेंड है, जितना साइज मसल का ज्यादा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है एक पर्सन की स्ट्रेंथ, मसल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है मसल की स्ट्रेंथ, राइट, और नर्व इंपल्सेस पे डिपेंड करता है मसल की स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है स्पीड। किसी की स्पीड कैसे पता चलेगी, स्पीड क्या होती है कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस को मिनिमम टाइम पे कंप्लीट करें। सो हमारा ब्रेन कितने जल्दी मसल मैसेज पास कर रहा है हमारे मसल्स को, और हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो स्पीड हो रही है। देखो मूवमेंट कैसे होती है मसल के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होने से, तो जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड हो गए मतलब उतनी जल्दी मूवमेंट हो रही है। मसल कॉम्पोजिशन आ जाएगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसमें हम मैक्सिमम जितना हो सके अपना दम लगाएं और स्पीड के साथ, दैट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और फ्लेक्सिबिलिटी, जितना बॉडी को हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, अपने कदम को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना बड़ा कदम होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, तो ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजी। नहीं, इसमें एक पॉइंट और है जो मैंने आपको बताना है। कह रहे लॉन्ग टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे मस्त एक्सरसाइज करने से लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम इफेक्ट क्या होगा। शॉर्ट टाइम इफेक्ट क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। देखो पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, लेट्स सपोज जस्ट हम एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है शॉर्ट टर्म। फिर और क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और कुछ मसल्स में टेयरनेस आ जाएगी, मतलब मसल टेयर हो जाएंगे, थोड़ी सी इंजरी हो सकती है इंटरनली थोड़ी सी, जो अपने आप को बॉडी कवर कर लेगी, ये चीज है। लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होंगे, लॉन्ग टाइम इफेक्ट होगी हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, मसल का थिकनेस बढ़ेगी, मसल का साइज इंप्रूव होगा, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन लिगामेंट्स एंड टेंडन, लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी,
जिससे जल्दी इंजरी नहीं होगी पर्सन को। फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इंक्रीज होता है, जिसे पावर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो जितना बड़ा सेल उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी पर्सन उतने एनर्जेटिक तरीके से लंबे टाइम तक काम कर सकता है, खेल सकता है। माइक्रोग्लोबिन स्टोरेज बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और मेटाबॉलिक सिस्टम भी हमारा सही हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, और लैक्टिक एसिड भी टॉलरेट कर सकते हैं हम धीरे धीरे। सो नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। कार्डियो रेस्पिरेटरी दो वर्ड से मिलकर बनना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कितनी स्पीड में और कैसा इफेक्टिव काम करे, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हमारा हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है लंग्स में, और लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करके हार्ट में भेज रहा है, और हार्ट हमारे बॉडी में भेज रहा है, ये काम कितने स्पीड में हो रहा है, कितने इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, वही हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है। इफेक्ट पड़ेंगे हम शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उस टाइम के लिए उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसका वीपी थोड़ा सा हाई हो जाएगा, स्टोक वॉल्यूम उस टाइम उसकी इंक्रीज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होंगे, उसका हार्ट का साइज इंक्रीज होगा, फिर ब्लड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएगी, फिर लो लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर हमारी हार्ट रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब बोलोगे डिक्रीज कैसे, लेट्स सपोज अगर आपको पता हो कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, जब हमारा हार्ट 72 टाइम बीट करता है, जब हमारा हार्ट एक बार पंप करेगा, मतलब कि एक बार ब्लड सप्लाई करेगा, तो जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रहा है उतनी ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है बॉडी को, मतलब उतने एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर एक ही बार पंप करने में ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो बार बार हार्ट पंप नहीं करेगा ना, मतलब ज्यादा उसको बीट नहीं करना पड़ रहा है कि 72 है तो 80 तक पहुंच जाए एक्सरसाइज करते टाइम। तो हमारी हार्ट रेट थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको रनिंग करवाएंगे, आपकी हार्ट रेट फास्ट होगी, लेकिन एक एथलीट को रनिंग करवाएगा तो उसकी हार्ट रेट इतनी फास्ट नहीं होती है, क्योंकि उसके हार्ट को हैबिट होती है ज्यादा ब्लड सप्लाई करने की। सिंपल बात। फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होती है। फॉर्मूला लिख लो कार्डिक आउटपुट का क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल। तीन टाइप्स की ब्लड वेसल हमारे बॉडी में पाई जाती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। सो ये सारा पॉइंट मैंने अपना उसी में ही एक्सप्लेन कर दिया। अभी बढ़ते हैं आगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज करने से। सो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखो। अगर ऐसा ना हो कि उन्होंने पूछा हो इफेक्ट लिखो, आप शॉर्ट टाइम के लिख के आ जाओ, तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा आपको भी शॉर्ट टाइम में, अदरवाइज उसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। मतलब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, तो ये थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आपने मेंशन करना है ये शॉर्ट टाइम है लॉन्ग टाइम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, टाइडर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। क्या होती है टाइडर वॉल्यूम, जो हम इस टाइम नॉर्मल बैठे हैं, हम कितना ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं अमाउंट ऑफ पर ब्रीथ में, दैट इज अ टाइडर वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट आपको पता चल गई, टाइडर वॉल्यूम। फिर वाइटल कैपेसिटी होती है, ये पॉइंट आपने देखने हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि फोर्सफुली आप कितना जो है डीप आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ कितना डीप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हो, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। और रेजिडुअल वॉल्यूम भी एक होता है कि जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर आपके जो ब्लड में सॉरी आपके लंग्स में रह जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीज, जल्दी जल्दी गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। फिर लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो इंक्रीज हो जाएंगे, लंग्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, उनका साइज इंक्रीज होगा, पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया था, फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम।
सो उसकी जैसे से एक इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होते हैं। क्या-क्या चेंजिंग होते हैं हम पढ़ेंगे। पहला आ जाता है हमारा पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। देखो, इस टाइम हमारी मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे मसल फाइबर वीक हो जाएंगे, हमारे मसल टोन्ड जो है वो वीक हो जाएँगे, वो मसल टोन्ड नहीं रहेंगे। सो देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है जिसमें कुछ मसल ग्रुप ऑफ मसल मिलके एक फोर्स जनरेट करते हैं, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रेंथ। धीरे धीरे यही मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ लॉस बिगेन एट द लेटर एज द वीमेन देन फॉर मेन। मेन की बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वीमेन की बॉडी में स्ट्रेंथ कम होती है। So 40 to 50% reduction in the muscle mass from muscle atrophy or actual loss of motor unit between ages 25 और 28 के बीच में is primary cause of reduced strength even among the healthy physically active men and women। तो न्यूरो फंक्शंस में क्या आता है, सीधा पॉइंट बताती हूँ मैं। न्यूरो फंक्शन में क्या होता है, जैसे आप देखते हो हमारे एल्डर्स जो है, दादू है, नानू है, हम उनको कोई बात बोलते हैं ना तो वो रिएक्ट थोड़ा देर से करते हैं, क्योंकि उनका न्यूरो जो उनका नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उनको सोचने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है। फिर एंडोक्राइन चेंजिंग क्या हो जाती है विद एजिस में हमारे बॉडी में, जैसे आपको पता होगा मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद हमारे बॉडी में, विमेन की बॉडी में हार्मोन्स कुछ बनना कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी बॉडी में हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते होते हैं। जैसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे हार्मोन्स है, अगर वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पल्मोनरी फंक्शन क्या होगा, जिसमें हमारा हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है हमारे लंग्स में, और लंग्स हमारे प्यूरिफाई करके ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट में। ये फंक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ओवरऑल हमारा हार्ट और लंग्स जो है मिलके जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं कर सकते, या स्लो फंक्शन हो जाता है तो कार्डियोवास्कुलर उनका वीक हो जाता है। बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाती है, मसल फैट जो कम हो जाता है जिसके कारण उनका मसल टोन प्रॉपर नहीं रहता, तो बॉडी कंपोजिशन में भी चेंजिंग आती है। बोन मास कम हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट, सीधी बात। सो स्पोर्ट्स इंजरी देखो, अगर स्पोर्ट्स है तो ओब्वियस है कि उस एथलीट को इंजरी तो होगी। तो स्पोर्ट्स में कितने टाइप्स की इंजरी होती है वो हमने पढ़नी है। देखो, दो टाइप्स की इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो हमारे स्किन मसल जो टेयर होंगे, और हार्ड टिश्यू इंजरी इसमें हमारे बोन से रिलेटेड समथिंग जो कार्टिलेज हो गए, बोन्स हो गए, वो फ्रैक्चर होंगे। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी कौन कौन सी है जो हमने पढ़नी है, पॉइंट पे आते हैं सीधा। एब्रेशन, लिक्रेशन, इंसीजन, ये पढ़ाते हैं मैं यहाँ से आपको। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एब्रेशन, कंट्यूजन, लिक्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, इंसीजन। एब्रेशन क्या होता है, जैसे देखो बोलेंगे कॉजेस क्या है, भाई बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया, सही तरीके से एथलीट नहीं खेल रहा तो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब हम गिरते हैं एक फ्रिक्शन वाले एरिया पे, लेट्स सपोज बास्केटबॉल पे खेल रहे हो एक कोर्ट पे, तो वहां पे जब गिरोगे ऊपर की लेयर जो होगी वो डैमेज होगी, एपिडर्मिस लेयर, दैट इज द एब्रेशन, राइट। कंट्यूजन क्या होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट फोर्सफुली लगता है जिसके कारण हमें नील पड़ जाए, दैट इज द कंट्यूजन। नील पड़ने को कंट्यूजन कहते हैं। सो लिक्रेशन क्या होता है, देखो आप पता है क्या पूछे, कॉजेज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बैलेंस बना के खेलेंगे, वार्म अप करेंगे ताकि इंजरी ना हो, तो ये आ जाएगा। लिक्रेशन में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट इतना फोर्सफुली लगता है कि उसके वहां की लेयर स्किन की कट जाती है, जैसे कोई शार्प चीज लगी हो, जबकि शार्प चीज नहीं लगी होती, दैट इज इंसिजन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन और स्पेन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे लिगामेंट टेयर में, इसमें हमारा टेंडन जो होता है वो टेयर हो जाता है। स्ट्रेन इज इंजरी टू आइदर ए मसल और टेंडन जनरली कॉज टू ओव्यूज, राइट। सो इसमें हमारा जो है टेंडन टेयर हो जाएगा। सो ट्रीटमेंट कैसे है, राइस, प्राइस पढ़ाऊंगी आगे, जैसे मैं राइस है। स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन में जैसे वहां पे क्या था, टेंडन, और यहाँ पे लिगामेंट टेयर। लिगामेंट होता क्या है, लिगामेंट जो बोन को बोन से जड़े। टेंडन क्या होता है,
जो बोन को मसल से जोड़े। फिर नेक्स्ट आता है इन सीजन। इन सीजन क्या होता है, जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि फेंसिंग, तलवारबाजी, ऑब्जेक्ट शार्प चीज जब हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए और हमें कट लग जाए, दैट उस इंजरी को हम बोलते हैं इन सीजन। ठीक है। अब पता क्या लिखा है, ट्रीटमेंट क्या है, बैंडेज लगाएंगे वहां पे, उनको प्रिवेंट करके रखेंगे, कवर करेंगे, उस पे कॉटन लगाएंगे, ये ट्रीटमेंट इसके आ जाएंगे। हार्ट टिश्यू इंजरी कौन कौन सी होती है वो हमने पढ़नी है, ये मेन है। पिक्चर दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सी है। तो हार्ट टिश्यू इंजरी दो टाइप की होती है, डिसलोकेशन जैसे कि एल्बो डिसलोकेशन, जिसमें कोई अलाइनमेंट मतलब कि लेट्स सपोज बोन जो है, जॉइंट जो है अपने एरिया से थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाए, दैट इज डिसलोकेशन। और दूसरी आती है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेच, ग्रीन, कम्यूट, ट्रांसवर्ड, ओब्लिक, इम्पैक्टेड। डिसलोकेशन आपको समझ में आ गया। सो कह रहे सिम्टम क्या है, और किसी को डिसलोकेशन हो गया ऑब्वियस उसको पेन होगा, उसको स्वेलिंग फील होगी जॉइंट में, राइट, मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके का। सो हम आते हैं सीधा पॉइंट पे, यहाँ पे फ्रैक्चर पे, क्योंकि डिसलोकेशन तो आपको समझ में आ गई, एल्बो डिसलोकेशन में एल्बो डिसलोकेट हो रही है, नी डिसलोकेशन में नी डिसलोकेट हो रही है, शोल्डर डिसलोकेशन में शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, राइट। तो ये तो कॉमन है। तो हम पढ़ेंगे अब फ्रैक्चर्स के बारे में। जैसे ही आ गया फ्रैक्चर्स, देखो ग्रीन स्टिक में क्या होता है, जिसमें ये क्रैक पड़ा हुआ है, हड्डी टूटेगी नहीं लेकिन नॉर्मल सा क्रैक पड़ेगा, दैट इज अ ग्रीन स्टिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटेड। इसमें क्या होता है, हड्डी जो है पीसेस में टूट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई फोर्सफुली इतना गिरा लगी उसको कि उसकी हड्डी टूट गई और उसके पीसेस हो गए, दैट इज अ कम्युनिटेड। फिर ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में ऐसे क्रैक पड़ता है, फाउंड ब्रोकन दे आर द पैरेलल, एक पैरेलल ऐसे पैरेलल क्रैक पड़ेगा। फिर ओब्लिक में क्या होता है, डायगोनली कट आ जाता है ऐसे करके, ओब्लिक में हड्डी टूटेगी लेकिन डायगोनली टूटेगी। फिर इम्पैक्टेड में क्या होता है, जहां पे हड्डी इतनी फोर्सफुली किसी को लगी है कि हड्डी एक दूसरे के बीच में घुस गई है, तो इसमें इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्टेड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर 10 नंबर का आएगा, हाईएस्ट मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसको तो रट्टा ही मार लो। देखो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, बायो मतलब लिविंग थिंग, मैकेनिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट की। तो बायोमैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हम लिविंग थिंग के मूवमेंट की स्टडी करेंगे। यहाँ तो हम एथलीट के मूवमेंट की स्टडी करेंगे। चलो पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, 3 न्यूटन्स लॉ है बायोमैकेनिक्स में। 3 न्यूटन्स लॉ हमने कौन कौन से पढ़ना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट न्यूटन लॉ जो आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कहते हैं ये जो वर्ल्ड है ना, ये काफी लेजी है, ये जिस भी सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहना चाहता है, ये अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इनकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगती है। तो एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स हमेशा ये है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो स्पोर्ट्स में। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, जब तक ये हिट नहीं करेगा बॉल वहां से नहीं जाएगी। लेट्स सपोज आइस स्केटिंग है, राइट, यहाँ पे बॉल को हिट कर दोगे वो रोल होती रहेगी क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कम है, तो बॉल रुकेगी नहीं जब तक कोई सामने वाला ओपनर एथलीट या कोई ऑब्जेक्ट उसके आगे नहीं आएगा, तो बॉल नहीं रुकेगी। तो ये आ गया फर्स्ट लॉ, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सलरेशन जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसे कहते हैं। कहता है कि जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। अगर अप्लाई करें हम इसको स्पोर्ट्स में, लेट्स सपोज कोई पर्सन शॉटपुट को थ्रो कर रहा है, तो इसका वेट होता है, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उतना ही दूर जाएगा। डन। ये चीज बस ऐसे ही आपने एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास एंड एक्सेलरेशन। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना मास और एक्सेलरेशन होगा। थर्ड लॉ मोशन क्या आता है, जिसमें क्या है, एवरी एक्शन ऑपोजिट इक्वल टू द रिएक्शंस, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, राइट। अप्लाई करेंगे स्विमिंग में, पानी को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, पानी हमें आगे की तरफ पुश करेगा। नेक्स्ट हम करते हैं जैसे इसमें वाटर को हम पीछे की तरफ पुश करेंगे, वाटर हमें आगे की तरफ पुश करेगा, राइट। ऐसे ही जब हम रनिंग करते हैं, जैसे वो रन कर रहे हैं तो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो ऐसे इसके लॉस आ जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम
नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेम ऑफ द टॉपिक इज लीवर। व्हाट इज लीवर? लीवर इट दैट लीवर इज अ टाइप ऑफ मशीन जिसमें हम हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को एक इजी वे में उस ऑब्जेक्ट से उस जगह से मूव कर सकते हैं। क्या क्या होता है इसमें? लोड, फल्क्रम, एफर्ट और लीवर होता है इसमें। ठीक है, ये मेन चीज आती है। लीवर क्या है? रिजिड बार है, यूज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। अभी पढ़ते हैं हम कैसे। लेट्स सपोज इसमें तीन क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास में सेंटर में होता है फल्क्रम। सेकंड क्लास में सेंटर में क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट क्लास में सेंटर में फल्क्रम, हम ऐसे एग्जांपल्स दो जिसमें सेंटर में फल्क्रम आए। जैसे ये इसका बॉडी वेट आ गया, राइट। यहाँ से इसके बॉडी की स्ट्रेंथ निकल रही है, और यहाँ लेट्स सपोज ये बॉडी का वेट एक तरफ आ जाता है, यहाँ से स्ट्रेंथ इंप्रूव, ये फोर्स निकल जनरेट हो रही है, और सेंटर में क्या आता है हमारा? फल्क्रम। तो ये आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल। फिर सॉरी फर्स्ट क्लास लिवर की एग्जाम्पल। और भी फर्स्ट क्लास लिवर की एग्जाम्पल लेनी है तो कैसे? सीजर जैसे होती है। सीजर का एक जहाँ पे हैंडल होता है वहां से फोर्स लगती है, जहां से हम काटते हैं वहां पे एफर्ट होता है, और सेंटर में आता है जो एक क्रॉस एरिया होता है, वो वहां पे फल्क्रम होता है। ठीक है। सेकंड क्लास लीवर की क्या आ जाएगी? सेकंड क्लास इसमें आ जाएगा हमारा सेंटर में लोड। ऐसी चीजें हैं जिसमें सेंटर में लोड आए, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में लोड आ रहा है, कैसे? फल्क्रम ये रहा, एफर्ट ये रहा, मतलब फोर्स ये रही, और ये आ गया लोड। तो सेकंड क्लास इसकी बन गई, राइट। सेकंड थर्ड क्लास में क्या होगा? सेंटर में फोर्स। याद रखना आपने, फर्स्ट क्लास में सेंटर में फल्क्रम, सेकंड में सेंटर में लोड, थर्ड में सेंटर में फोर्स। ऐसी मूवमेंट या ऐसी सिचुएशन जिसमें सेंटर में फोर्स जनरेट हो रही हो। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये फल्क्रम आ गया, बॉडी का यहाँ पे एफर्ट आ गया, और सेंटर में क्या आ गया? फोर्स आ गया, राइट। लोड आ गया, फल्क्रम आ गया, सेंटर में एफर्ट आ गया, राइट। तो बन गई हमारी क्लास थर्ड। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। डंबल की मूवमेंट कर रहे हैं, सपोज या डंबल है, तो यहाँ पे वेट हो गया, ये हो गया एफर्ट, सॉरी ये हो गया लोड। ठीक है, ये आ गया फल्क्रम, और यहाँ पे आ गया एफर्ट। तो सेंटर में क्या हुआ? एफर्ट। देखो ये मसल जो है यहाँ जुड़ा है, ना कि इधर जुड़ा है। डन। फिर कहते हैं हम एप्लीकेशन स्पोर्ट्स, वैसी चीजें जैसे मैंने बताई उसी में ले लेना हमने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। Let's suppose there are the two types of equilibrium, static and dynamic. Static जब हम एक कांस्टेंट पोजीशन में अपने बॉडी का बैलेंस करते हैं, जैसे योगा का आसन करेंगे तो बॉडी का बैलेंस करते हैं, दैट इज स्टैटिक। डायनेमिक, लेट्स बस टू व्हीलर चला रहा है तो बॉडी का बैलेंस हो रहा है, या कोई एथलीट रनिंग कर रहा है तो बॉडी का बैलेंस कर रहा है, या जिमनास्ट हो गया, या बीम पे एक पर्सन चल रहा है, जैसे रस्सी पे भी चलता है तो चल भी रहा है और बॉडी का बैलेंस भी कर रहा है, दैट इज अ डायनेमिक बैलेंस, राइट। वही चीजें हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स जो है इक्विलिब्रियम को जो इफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा लार्ज बेस होगा उतना ज्यादा बैलेंस ज्यादा होगा, ग्रेट वेट होगा, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। जैसे एक मोटा और कम हाइट वाले पर्सन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ग्राउंड के नियर होता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा आ गया जैसे ये एथलीट है, देखो ये एथलीट झुकते क्यों है ऐसे? ताकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नियर टू द ग्राउंड रहे, जिससे इनकी बॉडी में स्टेबिलिटी रहेगी और जल्दी गिरेगा नहीं, लाइक दिस। ये देखो और ये देखो, राइट। सो डायनेमिक में, मोशन में देखो, मोशन में बॉडी का बैलेंस कर रहे हैं, मोशन में बॉडी का बैलेंस कर रहे हैं, मोशन में बॉडी का बैलेंस कर रहे हैं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये आ जाता है। सो कह रहे गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी कौन कौन सी है? जितने ज्यादा बेस होगा मतलब कि ग्रेटर बेस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना बॉडी वेट ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितना लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नियर ग्राउंड होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, near the center of gravity to the center of the base or the support। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है बेस के पास में होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स, ये आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का मास का सेंटर ही क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट। लेट्स सपोज अब हम यहाँ लेके चलते हैं, जैसे हम बात करें जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो अगर आपने देखा होगा, जहाँ पे रस्सी से ग्रिप से नहीं बनी होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो है, राइट। सो हम पढ़ेंगे अभी आगे।
जो मेन चीज हमने बस वही बनी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेल्प द एथलीट टू मूव, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, हेल्प विद द एथलीट टू एक्सेलरेट, हेल्प द एथलीट थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, राइट। ये पॉइंट इसके आ जाएंगे। सो ये पॉइंट हमारे इसी में आए थे। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे लाने की कोशिश करा ताकि देखो, ताकि स्टेबिलिटी रहे और ये गिरे ना। ये देखो लाइक दिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जितना ग्राउंड के नीचे उतनी स्टेबिलिटी, अब इसको पीछे से कोई पुश करेगा तो जल्दी ये गिरेगी नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हमने बनानी है 5 चैप्टर्स की वीडियो, तो उसके लिए हमें स्पीड में चलना पड़ेगा। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन क्या होती है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो फोर्स जनरेट होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स ओपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन टच, राइट। टाइप ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है और उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ स्टैटिक, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको डायनेमिक फ्रिक्शंस भी कहते हैं, या हम थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है इनका? द फोर्स अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉज थिंग टू मूव, ठीक है। मतलब कि एक कांस्टेंट है, इस पे जो हम फोर्स लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, द रीजन इज फ्रिक्शन है। कौन सी? स्टैटिक। काइनेटिक में डायनेमिक कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, सॉरी स्लाइड फ्रिक्शन, जैसे स्लाइड किया जा रहा है, इसमें जो फोर्स लग रही है उसके कारण थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन कौन सी है ये? स्लाइडिंग। जैसे कि स्लाइडिंग वेट हो गया, या स्किपिंग हो गया, पोल वॉल्ट हो गया। रोलिंग कौन सी होती है? ये इसमें इसमें जो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि पानी हो गया, पानी में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी में चलोगे तो आप चल नहीं पाओगे, या एयर फ्रिक्शन हो जाता है, राइट। सो थिंग दैट अफेक्ट फ्रिक्शंस, ऐसे कौन से चीजें हैं जो अफेक्ट करती है फ्रिक्शंस को? सो लुब्रिकेंट बिटवीन टू सरफेस, अगर हम लगा देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस द रोलिंग, कोई ऑब्जेक्ट जितना रोलिंग में होगा उसमें इतनी फ्रिक्शन कम होगी। या फिर उसकी शेप चेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं रॉकेट्स की आगे की शेप जो होती है कैसी होती है, ताकि क्या हो? फ्रिक्शन कम हो, एयर फ्रिक्शन कम हो जाए। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ऐसी कौन सी चीजें करेगी फ्रिक्शन रिड्यूस? पॉलिश करेंगे, लुब्रिकेंट करेंगे, या व्हील और बॉल में हम उसको करेंगे रोल, तब हो जाएगा। सो ये सारी चीजें आ जाती है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एडवांटेज क्या आएगी? एथलीट जब रनिंग करेगा, अगर उसने वो शूज पहने होंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगी, तो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बैडमिंटन की ग्रिप जो होती है हैंडल में, उसमें शेप बनी होती है, वो एक फ्रिक्शन का रोल प्ले करता है, ताकि पावरफुल शॉट लगने के बावजूद भी क्या हो? गिरे ना रैकेट, ठीक है। बास्केटबॉल में बॉल में जो रोल थोड़ी सी आप देखोगे शेप ऐसी होती है, फ्रिक्शन, ताकि बॉल जो है स्लिप ना हो हाथ से। ये उनके शूज में भी फ्रिक्शन होती है। क्रिकेट के बैट के हैंडल में फ्रिक्शन होती है। साइकिल के टायर में फ्रिक्शन होती है, ताकि बैलेंस बना रहे, गिरे ना। फुटबॉल में फ्रिक्शन होती है, जो उसकी शेप होती है। इवन शूज जो उसके होते हैं उसमें फ्रिक्शन होती है, ताकि अच्छे से वो खेले। जिमनास्ट में एथलीट पाउडर यूज करता है ताकि अच्छी परफॉर्म दे पाए। जेवलिन में जो ग्रिप की जगह उन्होंने क्या लगाया होता है? एक रोल सा बना होता है उसका, रस्सी का। वो फ्रिक्शन के लिए रूप एक होता है, ताकि थ्रो करेंगे तो जितना फोर्सफुली ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, अगर फ्रिक्शन होगा तो वो स्लिप नहीं होगा हाथ से। रनिंग में मैंने शूज की बात बता दिया आपको, ये फुटबॉल का ही आ गया। कहते डिसएडवांटेज क्या है? टायर में फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो टायर टेयर हो जाएगा, एथलीट को इंजरी हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। वेट लिफ्टर ज्यादा पाउडर यूज करेगा तो उससे उसके हाथ की स्किन डैमेज हो सकती है। पोल वॉल्ट में अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो एथलीट को इंजरी हो सकती है। फिर फ्रिक्शन मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट, लाइक अगर ज्यादा एयर चल रही होगी तो कोई चीज को थ्रो करेंगे तो प्रॉपर दिन दूर नहीं जाएगा, या एक पानी में मूवमेंट करोगे तो वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी स्विमिंग के टाइम पे। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आया था हमारा प्रोजेक्टाइल फोर्स। प्रोजेक्टाइल फोर्स क्या होती है? देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे जाएगा, सही है। लेकिन हम जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है। द रीजन इज प्रोजेक्टाइल फोर्स। ऐसी फोर्स जो ऑपोजिट एक्ट करते हैं ग्रेविटी के, दैट इज द प्रोजेक्टाइल फोर्स।
सो इसमें हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी को। जितनी ज्यादा सेंटर, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, अब अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग ग्रेविटी है, जहां पे जितनी ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे वो उतने उसी के हिसाब से जाएगा। जैसे मून पे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो जरा दूर जाएगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, राइट। एयर रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा एयर फ्रिक्शन होगी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे वो उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो मतलब प्रोजेक्टाइल एंगल को एयर रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है। किस स्पीड से रिलीज कर रहे हो, किस एंगल से रिलीज कर रहे हो, कौन सी हाइट से रिलीज कर रहे हो और स्पिन कितना कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा। बस वही एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट इन स्पोर्ट्स, राइट। एक जैवलिन थ्रो है, वो थ्रो कर रहा है पर्सन, राइट। तो जब वो थ्रो करेगा तो एयर कितनी चल रही है, किस एंगल से थ्रो कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगे जो मैंने ऊपर पॉइंट आपको बताए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। कहते व्हाट इज पर्सनैलिटी। कोई पर्सन को हम कोई चीज बोलेंगे तो वो उस बात का क्या मीनिंग लेता है, उसको क्या फील होता है, वो उसका एक्शन का क्या रिएक्शन देता है, वही उसकी पर्सनैलिटी है। उसकी वैल्यूज क्या है, वो क्या सोचता है, क्या वो फील करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। सो हम पढ़ेंगे अभी कुछ, जैसे पर्सनैलिटी इज इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ द ट्रेट। हर पर्सन का एक अलग पैटर्न होता है, वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी इज ए इंडिविजुअल यूनिक जो है थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, ठीक है। क्या फील करता है, क्या बिहेव करता है, वही उसकी क्या आती है, पर्सनैलिटी आती है। डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, फिजिकल डायमेंशन। ऐसे हमें इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, शेल्डन की एक थ्योरी है। शेल्डन की थ्योरी के हिसाब से जो है पर्सनैलिटी 3 टाइप्स की होती है। वो कहता है कि किसी की पर्सनैलिटी उसके फिजिक से होती है, इन जो आ जाएगी एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एंडोमोर्फ। बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सुन लो और लिख लो कहीं पे। शेल्डन की थ्योरी, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एंडोमोर्फ। एक्टो पतले, मेसो मस्कुलर और एंडो मोटे, पेयर शेप, एप्पल शेप की बॉडी वाले। तो उनकी फिजिकल डायमेंशन, उनकी इंटेलेक्चुअल जो मेंटल डायमेंशन, फिर कैसा सोशल डायमेंशन, इमोशन डायमेंशन के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी बनती है। मेन पॉइंट आते हैं जंग की थ्योरी। जंग कहता है कि किसी की पर्सनैलिटी 3 टाइप्स की होती है। कब की थी ये, 1897 से लेकर 1961 तक इसको क्या किया गया था, सर्च किया गया था इस पे। सो किसी की पर्सनैलिटी 3 टाइप्स की होती है। मेन पॉइंट पे आना जो हमारे लिए जरूरी है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। अब आपको पता है इंट्रोवर्ट कौन सा होता है, जो दूसरों से बात कम करते हैं, जो एक्सप्लोर कम करते हैं, जो उन्होंने दोस्त कम बनाए होते हैं, जिनको रीडिंग करना पसंद है, जिनको अपने में रहना पसंद है, जिनको मेडिटेशन करना पसंद है, वो थोड़े से शाई होते हैं, चीजों से ज्यादा मूव ऑन जल्दी नहीं कर सकते, तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी। एक्सट्रोवर्ट, सेम चीज इनको बार बार करना पसंद नहीं है, इनको चेंजिंग चाहिए, इनको नए नए दोस्त बनाना है, एक जगह पे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। इनको ये ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने में, एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट लेते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों पर्सनैलिटी का, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कैसे ये बिहेव करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आता है दोनों पर्सनैलिटीज का। फिर नेक्स्ट क्या आता है, किसी की पर्सनैलिटी जो होगी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी फंक्शंस गिवन। कोई पर्सन क्या फील करता है, क्या सोचता है, क्या उसको सेंसेशन होती है, उसकी क्या इंट्यूशंस है, उसी के बिहेव पे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। सो बिग 5 थ्योरी कहती है नहीं, पर्सनैलिटी तो 5 टाइप्स की होती है। जग ने क्या कहा, पर्सनैलिटी 3 टाइप की होती है, लेकिन बिग 5 थ्योरी कहती है पर्सनैलिटी जो होती है 5 टाइप की होती है। इसके फाउंडर का नाम आप याद कर लेना, ठीक है, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट। सो इसने बोला पर्सनैलिटी 5 टाइम्स की होती है। कौन कौन सी, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीवेनेस एंड न्यूरोटिज्म, राइट। कह रहे ओपननेस जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये हाई स्कोर क्या है उसका, और उसके ऑपोजिट क्या होता है, ये चीजों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल,
क्रिएटिव होते हैं, नए-नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं, क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं, लिमिटेड नहीं होते कि हमारा ये फील्ड है तो हमें यही करना है। ये कहते हैं जितना सीखने को मिले उतना ही सीख ले। तो इनके ऑपोज़िट जो होते हैं वो उनको पसंद नहीं होती चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करना, ज़्यादा आइडियाज़ ये सब चीज़ों से नॉट वेरी इमेजिनेटिव राइट? ये बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। जबकि इनके ऑपोज़िट जो होते हैं, केयरलेस होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, ईज़ी गोइंग बोलते हैं जो होता है होने दो, गो विद फ्लो चलते हैं। लेकिन ये प्लानिंग करके चलते हैं। इनको अगर कोई काम दोगे तो ये करेंगे और प्रोफ़ेशन में इसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोगों को हायर किया जाता है, उनकी प्रेफ़रेंस यही रहती है। एक्स्ट्रावर्जन वो होते हैं जो सोशलेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, लोगों से मिलना-जुलना ज़्यादा पसंद होता है, ये जल्दी मूव ऑन कर देते हैं या मतलब कि ज़्यादा बातुले होते हैं, जबकि इसके ऑपोज़िट जो होते हैं रिज़र्व्ड होते हैं, सोबर होते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है जो है एग्रीवेबलनेस पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी जो कभी ना बोलना सीखा नहीं जिन्होंने हर बात के लिए हाँ चाहे खुद का काम रह जाएगा दूसरों की मदद करेंगे तो हेल्पफुल नेचर होता है फ्रेंडली नेचर होता है नेचर में अच्छे होते हैं इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इनको कोई काम दोगे तो हमें टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है अगर इनको काम दे दिया मतलब करके ही ये वापिस देंगे काम कोऑपरेटिव होते हैं इसके ऑपोजिट कैसे होता है सेल्फ सेंटर इरिटेबल ठीक है, रूड होते हैं, इनकोऑपरेटिव होते हैं। न्यूरोटिज़्म क्या होता है? एक नेगेटिव पर्सनैलिटी मतलब वो होते हैं ना कुछ पर्सनैलिटी हाय! ये क्या हो गया? अब तो गलत हो गया। अब मैं क्या करूँ? मेरे से तो नहीं ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को बोलते हैं इनसिक्योर, नर्वस, एंग्ज़ियस राइट? कोई छोटी-छोटी चीज़ों पे एक्साइटेड वो तो हो जाएँगे या तो रो पड़ेंगे या ओवर खुश हो जाएँगे, ऐसी पर्सनैलिटी। जबकि इसके अपोज़िट कैसा होता है? काम, कंपोज़्ड, पॉइज़, एंड सिक्योर होते हैं। डन? आई होप कि आपको समझ में आया होगा बिग 5 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मीनिंग, कांसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन एक बिहेवियर हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं गलत वे में दैट इज द एग्रेशन राइट अब हम पढ़ते हैं क्या एग्रेशन तीन टाइप का होता है कौन कौन सा एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना ना कि कोई ऑब्जेक्ट उठा के फेंकना मतलब कि अगर किसी ने हमें कुछ बोला कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या ही कर लेगा? और हम बोलते हैं कोई नहीं इसको मैं जवाब देता हूँ। तो वो पर्सन अपने गोल को अचीव करता है और उस गोल को अचीव करके सामने वाले को रिस्पॉन्स देता है। दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, राइट? हॉस्टाइल एग्रेशन होता है जिसमें अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको गाली-गलौज करेगा, उसको वायलेंट मतलब या एंग्री बिहेवियर करेगा या उस लड़ पड़ेगा उसके साथ, उसको अब्यूज वर्ड यूज़ करेगा, राइट? इस टाइप के एग्रेशन को हम बोलेंगे हॉस्टाइल एग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर होता है जिसमें पर्सन ऑब्जेक्शन करता है एक पॉजिटिव वे में कि मुझे तो इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये क्या है, राइट? इस टाइप की पर्सनैलिटी को बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। डन? ये चीज हो गई। सो नेक्स्ट हमारा आता है एग्रेशन ड्यू टू द सिचुएशन फैक्टर्स। क्या किसके कारण एग्रेशन होता है? टेम्परेचर अगर ज्यादा गर्म होगा तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा। सो ये रीजन हो सकता है। फिर किस चीज का डर हो सकता है, गेम में सिचुएशन ऐसी हो सकती है, फैमिली में सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, राइट? ऐसे इन सब चीज़ों से जो है उस पर्सन को एग्रेशन आएगा। कह रहे मैनेज कैसे कर सकते हैं? सोशली एक्सेप्टेबल जो है डिस्चार्ज मीडियम्स अगर हम क्या करेंगे एक सोसाइटी जो है लिमिटेशन ना लाके कि उसको पुश करेंगे या फिर सॉरी पुश करने नहीं बोल सकते हम कि उसको कमेंट्स करना ये क्या हो रहा है ये सब चीजें जबकि उसको छोड़ दो बच्चा अगर नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं उसको इंकरेज करो कि कोई बात नहीं नेक्स्ट करेंगे फिर से तुम ट्राई करो ना कि आप उसको डिमोटिवेट करो तो वो उसका अग्रेशन निकलेगा राइट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से अगर हम करेंगे एक अच्छा बिहेवियर उसके प्रति रखेंगे तो वो क्या होगा उसके अंदर अग्रेशन नहीं आएगा नेगेटिव reinforcement क्या होगा ड्यूरिंग द कंपटीशन एनी एक्ट द वायलेंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड अगर हम क्या करेंगे फ्लेक्सिबल पनिशमेंट उसको देंगे फ्लेक्सिबल मतलब कि उसको टीम से थोड़े के लिए बाहर बिठा देंगे ऐसी चीजें करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा कि मुझे कोच बाहर निकाल देगा एटलीस्ट मैं ये बिहेव ना करूं राइट रोल मॉडल जितने अच्छे होंगे बच्चे उन्हीं को फॉलो करेंगे रोल मॉडल अगर गुस्सा नहीं करता होगा तो बच्चे जो उनके फैन होंगे तो वो भी गुस्से को इग्नोर करेंगे
ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग, राइट। ट्रेनिंग जो हो रही है, उनको ट्रेन करना है कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर आपने ऐसा किया तो स्पोर्ट्स में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप टीम से बाहर हो सकते हो, ये सब चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ एस्टीम, मेंटल, इमेजिनरी, फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ टॉक एंड फिर हम पढ़ेंगे गोल सेटिंग। सो क्या होता है सेल्फ एस्टीम? व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर ओपिनियन योरसेल्फ, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम, राइट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वही सेल्फ एस्टीम है। डन, बस यहीं पे पॉइंट खत्म हो जाता है। हाई पॉजिटिव सेल्फ सेल्फ एस्टीम, नो, मतलब कि आप अपने बारे में लगता है मुझे पता है मेरे से कर लूंगा, इतना तो मेरे से हो ही जाएगा, आई नो मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, दैट इज अ हाई पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। लो पॉजिटिव मतलब, लो नेगेटिव मतलब यार क्या हो गए, तो हो गया नहीं मेरे से, ये तो खराब हो जाएगा, मेरे से तो बिगड़ जाएगी चीजें, राइट, दैट इज अ लो एंड नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कह रहे बेनिफिट क्या है सेल्फ एस्टीम के होने से। मैच में क्या बेनिफिट है, ये क्वेश्चन निकल के आएगा, मैंने एक सैंपल पेपर में देखा था। अगर सेल्फ एस्टीम रहेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा खेलेगा वो। हजारों की वहां पे ऑडियंस आई है, हजारों लोग आए हैं, जब वो खेलने जाएगा ना तो इतने ऑडियंस को देख के वो डर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो सोचेगा मुझे जितना हजार लाख आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना मैच खेलना है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बेटर मेंटल हेल्थ, राइट। इंक्रीज रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या होता है, कोई पर्सन एक ट्रॉमा से निकल के मूव ऑन करता है, दैट इज द रेजिलियंस, राइट। फिर इंप्रूव रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, अगर सेल्फ एस्टीम होगा तो उसका दूसरों के प्रति, ओपोनेंट टीम के प्रति एक अच्छा रिलेशन भी बनेगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा और पॉजिटिव बॉडी इमेज बनेगी उसकी। मेंटली इमेजिनरी क्या होता है, फ्यूचर्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही इमेजिन करके उसका सॉल्यूशन निकालने को मेंटली इमेजिनरी वर्क करेंगे। जैसे एक एथलीट प्रैक्टिस करता है, सही है, लेकिन वो फ्रेंडली मैचेस भी उसको खिलाते हैं ताकि साइकोलॉजिकल भी उसको तैयार किया जा सके कि उसने इतने ऑडियंस को टैकल करना है। हमें ही 50 लोगों के बीच में बिठा के बोला जाए कि आप थोड़ी सी डिबेट बोलो, तो हमें आता वैसे होगा, हम फिर भी डरेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेंटली इमेजरी मल्टी सेंसर प्रोसेस द ड्रॉ ऑन द सेंस क्रिएट ए वाइड मेंटल इमेज पर्टिकुलर प्रोसेस। क्या एक मैच के दौरान क्या क्या हो सकता है, फ्रेंडली मैच करके वो सारी सिचुएशन को हम फेस करेंगे। स्कोर का प्रेशर, ओपोनेंट टीम का कोई पर्सन हमारे साथ कुछ एग्रेशन बिहेवियर कर सकता है, ऑडियंस को टैकल करना, तो सारी चीजें वो फ्रेंडली मैचेस में सीख ही जाएगा। डन। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मोटिवेशन उसके अंदर आएगी, एंजाइटी नहीं होगी, फोकस रहेगा उसका अपने गेम के प्रति, फिजिकल रिकवरी उसकी जल्दी होगी और इम्प्रूव पेन मैनेजमेंट आ जाएगा। सेल्फ टॉक क्या होता है, जो हम अपने आप से बात करते हैं उसको सेल्फ टॉक कहते हैं। दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम जिसमें हम बोलते हैं हाय मुझे पता है मैं कर लूंगा, आई कैन डू, आई विल डू, दैट इज अ पॉजिटिव। नेगेटिव, मेरे से तो नहीं होगा, ये तो खराब हो जाएगा, दैट इज अ नेगेटिव, राइट। ये चीज आ गई। सो इसके बेनिफिट क्या है, इसमें भी परफॉर्म तो सेम चीज लिखी है, परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, फोकस बढ़ेगा, फिर राइट, ये सारी चीजें मेन सारी चीजें इसमें आए थे। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। गोल क्या होता है, गोल इज ए सिंपली ऑब्जेक्ट एम ऑफ एक्शन, किसी चीज को जो हम पाते हैं दैट इज द गोल। गोल शुड बी स्मार्ट, कैसे, अब हम पढ़ेंगे कि गोल कैसे स्मार्ट होना चाहिए। सो हमारा आ जाता है यहाँ पे स्मार्ट। आपने ये लिखना है, गोल की डेफिनेशन लिखने के बाद ऐसे लिखना है स्मार्ट। स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी मेरा ये गोल है जबकि उसको कोई सर पैर ही ना हो। सो क्या है, का कैसे करना है, व्हेन, हाउ एंड हु और व्हाई, क्यों करना है, कि उस चीज को जो हमारा गोल है क्यों करना है हमें उस चीज को अचीव। मेजरेबल होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही ना करती वो चीज। अटेनेबल होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइमली बाउंड, टाइम देना है। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट रहेंगे, हम, मुझे पता है कि मैंने 2 दिन के अंदर इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मेरा गोल है 2 दिन देने हैं मैंने। तो जब मुझे आ जाएगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेंस ऑफ कंट्रोल होगा, फोकस बढ़ेगा, मैं टाइम को मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो मेरा चैप्टर 9 भी हो गया खत्म। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। मेन मेन पॉइंट ही हमने पढ़ने हैं।
ट्रेनिंग क्या होती है? किसी भी स्किल को सीखने के टाइम पीरियड को ट्रेनिंग कहते हैं, राइट? और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या हो जाएगा? जिसमें एथलीट अपने स्किल को इम्प्रूव करेगा, उस टाइम पीरियड को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहेंगे। सो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टैलेंट? एक बाय गिफ्टेड जो गॉड से, भगवान से मिला एक गिफ्ट, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो होगा 6-7 साल का, वो बड़े अच्छे सिंगिंग करता है जबकि उसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है, राइट? दैट इज अ टैलेंट। मीनिंग ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। किसी के अंदर टैलेंट हो, अगर उसको डेवलप ना किया जाए, वो टैलेंट किसी काम का ही नहीं है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब हमें किसी के स्किल के बारे में पता चलता है, उसके हिडन टैलेंट के बारे में पता चलता है, दैट इज अ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि उसके उस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, ताकि वो उसमें अपना प्रोफेशन बना सके, राइट? इम्पोर्टेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, हम क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे ग्रेट टैलेंट, ठीक है? उसके बाद उसका हिडन टैलेंट पता करेंगे। हिडन टैलेंट पता करने के बाद बिल्डिंग स्किल एंड स्टे अर्ली, जितनी छोटी एज में उसका टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा टाइम है लाइफ में ग्रो करने का। सो हेल्प इन फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट एसेंस फॉर द कंट्री, राइट? क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफाई होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेशन के लिए ही अच्छा होगा। सो हम प्रोसेस जैसे हमने पढ़ा वहां पे, जितनी अर्ली एज में टैलेंट पता चल जाएगा उतना ही सही होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। सो फेसेस क्या है? टैलेंट डिटेक्शन होगा, फिर टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, पता चलेगा इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, फिर इसको हम ट्रेनिंग करवाएंगे, टैलेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करवाने के बाद हम देखेंगे इस बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स में डालना है, ठीक है? अब पता चलेगा एक स्विमर है, सॉरी, एक फुटबॉल का प्लेयर है, लेकिन उसका इंडोरेंस अच्छा है, लेकिन उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, वो स्विमिंग अच्छी कर सकता, तो मैं उस टैलेंट को ट्रांसफर कर दूंगी, राइट? सो कंपोनेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम देखेंगे पे उसकी पहले फिजिकल असेसमेंट कैसे है। जितना अच्छा फिजिक, उतना ही अच्छा उसके लिए होगा स्पोर्ट्स। जैसे बास्केटबॉल में मैं क्या देखूंगी? एक एथलीट की हाइट, वेट, बॉडी कंपोजिशन देखूंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होगा? कि एक एथलीट जो है किस तरीके से बिहेव करता है, राइट? दैट इज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असेसमेंट में क्या आ जाएगा? स्किल स्पेसिफिक एबिलिटीज में उसके अंदर देखूंगी कैसे वो हैंडल करता है बॉल को, कैसे शूट करता है, राइट? ये चीजें देखनी है मैंने। गेम अंडरस्टैंडिंग, वो बच्चा कितनी सही तरीके से गेम समझ रहा है, और गेम के टाइम पे वो कैसे डिसीजन लेता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे वो सॉल्व करता है ड्यूरिंग द मैच। मेडिकल असेसमेंट देखेंगे, पता चला उस बच्चे को डिजीज है तो उसको फिर ट्रेनिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हम देखेंगे, उसकी हार्ट रेट क्या हो रही है, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसे चल रहे हैं उस टाइम पे। जेनेटिक असेसमेंट देखेंगे हम उसकी, और सोशल इमोशन असेसमेंट हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, व्हाट डू मीन ट्रेनिंग? जिसमें हम अपने स्किल को इम्प्रूव करने के टाइम पीरियड को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। पीरियडाइजेशन भी आ सकता है इसमें। व्हाट डू मीन पीरियडाइजेशन? एक टाइम पीरियड, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में 3 टाइम पीरियड होता है, मैक्रो, माइक्रो, मीसो, राइट? हम पढ़ेंगे माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है? जिसमें साइकिल होता है कितना ड्यूरेशन? 3 से 10 दिन का, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? फिर हम करेंगे मेजो में, जिसमें साइकिल होता है कितना? 3 से 6 वीक का, राइट? फिर हम करेंगे मैक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल जो होता है लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम होता है 6 महीने से 1 साल तक का होता है ये साइकिल, राइट? 3 टाइप के साइकिल्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेथड टू डेवलप। स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है? टाइप ऑफ स्ट्रेंथ 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर 3 टाइप की स्ट्रेंथ आती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें एथलीट जितनी हो सके फोर्स यूज करता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जितनी हो सके फोर्स यूज तो करता है लेकिन स्पीड के साथ, जैसे किसी को पंच करना। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मतलब किसी हैवी ऑब्जेक्ट को चाहे उठा के या फोर्सफुल मूवमेंट कर रहा है और कितने ज्यादा लंबे टाइम तक कर सकता है, वही उसकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस होगा।
सो नेक्स्ट आता है मेथड क्या इंप्रूव करने के, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ऐसे एक्सरसाइज जिसमें कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होती उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें जैसा आता है हमारा प्लैंक, प्लैंक में हमारी कोई मूवमेंट नहीं दिखती लेकिन हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही होती है, राइट। सो एडवांटेज क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए हमें, बिना इक्विपमेंट्स के हम ये कर सकते हैं डेवलप। डिसएडवांटेज क्या है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होती है इसमें, एंड और क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ टू इज डेवलप एट ओनली स्पेसिफिक जॉइंट और मसल ही हो सकते हैं इसमें डेवलप, स्पेसिफिक। आइसोटोनिक जिसमें मूवमेंट विजिबल होती है 1954 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन डंबल से रेपिटेशन करा है, मूवमेंट विजिबल हो रही है, राइट। इक्विपमेंट भी चाहिए इसके लिए, राइट। इसमें इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, देखो डिसएडवांटेज क्या है, इंड्योरेंस इंप्रूव होगा, ठीक है, पूरे बॉडी के मसल इंप्रूव हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई। डिसएडवांटेज ये है कि इक्विपमेंट चाहिए होंगे, इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। काइनेटिक एक्सरसाइज वो होती है आइसोकिनेटिक जिसमें मूवमेंट विजिबल होती है लेकिन स्पेसिफिक मशीन पे। जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में हम लेग डे जिस लगाते हो 4 मशीनें होती है, मतलब हर एक मसल के लिए अलग मशीन। तो वो आगे उसमें हम एक एंगल फिक्स करते हैं, उस एंगल से ज्यादा हमारी रोटेशन मूवमेंट नहीं हो सकती, राइट। दैट इज द आइसोकिनेटिक, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या आ जाएगा कि स्पेसिफिक जो मसल वीक है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, मसल का एंडोरेंस इंप्रूव हो सकता है। डिसएडवांटेज ये क्या है कि स्पेसिफिक मसल पे ही काम होता है और मशीनें काफी कॉस्टली आती है। एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस द एबिलिटी टू सस्टेन द नेसेसरी एक्टिविटी लेवल स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। किसी भी वो काम को कितने लंबे टाइम तक करते हो, दैट इज योर एंड्योरेंस। कितने टाइप का एंड्योरेंस होता है कि बेसिक एंड्योरेंस, चाहे वो पर्सन एथलीट है या नहीं है, कम से कम इतना एंड्योरेंस हो कि वो आधा घंटा वॉक कर सके, राइट। जनरल एंड्योरेंस हो, चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर हो, चाहे मैराथन कर रहा हो, चाहे किसी भी गेम का प्लेयर हो, कम से कम उसका इतना एंड्योरेंस तो होना ही चाहिए, दैट इज अ जनरल एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस डिपेंड करता है कि उसकी गेम क्या है। उसकी गेम जैसे एक वॉलीबॉल के प्लेयर को उतना एंड्योरेंस नहीं चाहिए जितना क्रॉस कंट्री के प्लेयर को चाहिए एंड्योरेंस, उसको हम स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहते हैं, राइट। सो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट, मेथड क्या है एंडोरेंस को इंप्रूव करने के लिए, कंटिन्यू मेथड, इंटरवल मेथड, फर्टलेक मेथड, रेपिटेशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। कंटिन्यू जिसमें एथलीट कंटिन्यू रनिंग करेगा, दैट इज अ कंटिन्यू मेथड। इसमें हार्ट बीट कितनी होगी, 120 से 160 पर मिनट तक उसकी हार्ट बीट होगी। कंटिन्यू मेथड दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्लो पेस कंटिन्यू मेथड जिसमें एथलीट सिर्फ रनिंग करेगा आधे घंटे तक या 1 घंटे तक, राइट। ऐसा कुछ नहीं, उसने स्पीड पकड़नी है। उसमें उसकी हार्ट रेट कितनी होगी, हार्ट रेट देख लेना आप लोग 140 से 160, ठीक है। और फास्ट पेस में क्या होगा, हार्ट रेट होती है 160 से 180। इसमें एथलीट अब आधा घंटा रनिंग कर सकता है, अब हम रनिंग के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट आता है वेरिएबल पेस कंटिन्यू मेथड, एक फिक्स स्पीड जिसमें हम मेंशन कर देंगे, जैसे मशीन पे हम एक फिक्स स्पीड मेंशन कर देते हैं, उसमें हम कंटिन्यू रनिंग करते हैं 15 मिनट 1 घंटा। हार्ट रेट कितनी होती है, 140 से 180। एडवांटेज क्या है पोस्ट कंटिन्यू मेथड के, ग्लाइकोजन और लीवर जो है इंक्रीज ग्लाइकोजन, लीवर और मसल इंक्रीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इंप्रूव होता है, इंड्योरेंस इंप्रूव होता है, लंग्स का साइज इंप्रूव होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव होता है, राइट। और डिसएडवांटेज क्या है, ज्यादा लंबे टाइम तक रनिंग करने से पर्सन बोर भी होता है और इंजरी हो सकती है। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरवल लेस वो से ग्राउंड है। मैंने बोला कि जब मैं पहली विसल करूंगी तो आपने स्प्रिंट मारनी है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड विसल करूंगी तो आपने सिर्फ जॉगिंग करनी है, ठीक है। फिर मैं विसल करूंगी, फिर आपने स्प्रिंट मारनी है। तो जो मैंने विसल करी, आपने स्प्रिंट मारी, उसके बाद मैंने सेकंड विसल करी तो आपने सिर्फ जॉगिंग करी, दैट इज द इंटरवल। वो आपका रिकवरी पीरियड है, रिकवरी टाइम है, लेकिन इनकम्प्लीट, जिसमें जो रिकवरी होती है इनकम्प्लीट होती है। देखो, आपने जॉगिंग करते हुए आपको बिठा के रिकवरी नहीं करवाई, हमने हमने सिर्फ आपको जॉगिंग वॉक करवाई। वॉक कर रहे हो तो आपकी रिकवरी हो रही है, फिर स्प्रिंट मारोगे, फिर जॉगिंग करोगे या वॉक करोगे, दैट इज द, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग।
स्लो, जिसमें पर्सन क्या करेगा, जिसकी उसमें स्पीड उसकी कम होगी, स्पीड कितनी होगी 60 से 80 होगी। एंड देन उसके बाद हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, 10 से 20 रेपिटेशंस वो करेगा। हार्ट रेट उसकी 140 से 180 पर मिनट जाएगी। फास्ट जो हो गए जो इंटरवल मेथड में 2 से 5 किलोमीटर रनिंग करेगा, 15 से 30 मीटर तक रनिंग करेगा। 100% 80 से 100% उसकी इंटेंसिटी होगी, राइट। हार्ट रेट कितनी होगी 170 से लेकर 200 पर बीट उसकी होगी हार्ट रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाटलेक मेथड। फाटलेक मेथड क्रॉस कंट्री मेथड। इसमें पता क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है, ये ग्राउंड है, स्टार्ट यहाँ से किया, कुछ हिल एरिया आएगा, कुछ सैंड एरिया आएगा, फिर कुछ रिवर आएगा, कुछ मडी एरिया आएगा, फिर कुछ खेत समथिंग आएगा, देन फिनिशिंग। ऐसा वाला एरिया होता है, कुछ नहीं पता कहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी, कुछ नहीं पता कहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। इंजरी होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है। हार्ट रेट 140 से 150 होती है। वार्म अप इजी, ठीक है, 5 से 10 मिनट तक इसका वार्म अप होगा। 1.5 से 2.5 किलोमीटर इसकी रनिंग होगी। सो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इंडोरेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। एथलीट अडेप्ट कर लेगा पहले ही, क्योंकि उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसको टैकल करना सीखेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट द फास्टर रेट। डन। टाइप्स और स्पीड, रिएक्शन टाइम, पर्सन जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, दैट्स वाज ऑन योर मार्क सेट गो बोला, गो बोलने का वो कितनी जल्दी रिएक्शन कर रहा है, दैट इज उसी के बिहाफ पे उसकी स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ मूवमेंट, राइट। फिर कितनी जल्दी वो मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका एबिलिटी कैसी है, उस पर उसकी स्पीड होगी। सो ये आ जाता है हमारी स्पीड, एंड्योरेंस, लोकोमोटर एबिलिटी। तो मेथड क्या है, एक्सेलरेशन रन, 50 मीटर की रनिंग करेगा, वो हाई स्पीड में रनिंग करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट पोजीशन से वो डायनेमिक मोशन में कितनी जल्दी जाता है, उस चीज, उस टाइम पीरियड को वो इम्प्रूव करेगा। दैट इज द क्या आ जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन रन आ जाएगा। डन। फिर इसमें आ जाता है हमारा डिस्टेंस 50 से 60 होगा, स्पीड 90 से 100 होगी, नंबर ऑफ रन 60 से 6 से लेकर 12 टाइम्स तक वो पर्सन करेगा। डन। एंड नेक्स्ट रहता है हमारा पेस रन। पेस रन क्या होता है, जिसमें कंटिन्यू रनिंग करनी है सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी होगी, देखो यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी। जैसे 800 मीटर के लिए कर सकता है वो, 1600 मीटर के लिए कर सकता है, कंटिन्यू रनिंग करेगा वो, लेट्स सपोज, ठीक है। सो ये डन हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने ज्वाइंट्स को कितने रेंज ऑफ मोशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट पेन और स्ट्रेन से, ठीक है। दो टाइप की, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव जिसमें किसी की हेल्प के साथ हम क्या करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। एक्टिव जब हम खुद ही क्या करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, दैट इज अ पैसिव। पैसिव में एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं जैसे ये, और एक्टिव में जैसे ये पर्सन खुद कर रहा है। डन। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड, क्या है, ब्लास्टिक मेथड। जैसे ये क्या कर रहा है, जंपिंग के साथ अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, ब्लास्टिक मेथड इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टैटिक, जो है स्ट्रेच करके हम बॉडी को, हम उसके स्ट्रेचिंग करके हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पैसिव स्ट्रेचिंग आ जाएगा, डायनेमिक स्ट्रेचिंग आ जाएगा। पैसिव में जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट समथिंग यूज करेंगे या कोई पार्टनर हमारे साथ आ गए, राइट। पीएनएफ मेथड, जिसमें क्या रिदम के साथ वो पर्सन क्या करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा। सो टॉपिक आया था कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर दोस एबिलिटी व्हिच एनेबल एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटिव एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है, हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन से ही प्रॉपर तरीके की मूवमेंट होगी, राइट। लेट्स अब हम डांस करते हैं, डांस में हम हैंड और लेग्स का कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक रिदम नहीं बन पाएगा और हमारा डांस अच्छा नहीं होगा, राइट। सो क्या है, मेनली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डिपेंड्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कितने टाइप्स का कोऑर्डिनेशन होता है, ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू रियलाइज पोजीशन ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट इन स्पेस एंड टाइम। कौन कौन सी जगह और कितने कौन से टाइम पे हमने क्या करना है, मूवमेंट करनी है, दैट इज अ कौन से आ जाएंगे वो, ओरिएंटेशन एबिलिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम एबिलिटी इज अ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स दैट मूवमेंट सच एज अ सॉकर। जैसे कि एक एथलीट जंप रनिंग करेगा, उसके बाद एक लेग उठा के वो
हिट करेगा। बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। कपलिंग में जिसमें दो हमारे बॉडी पार्ट मिलके मूवमेंट करेंगे। कपलिंग एबिलिटी इज एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ बोल सकते हो, ठीक है। इन स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ द एबिलिटी, राइट। सो इसमें क्या होगा, दो बॉडी के पार्ट जैसे कि ट्रंक, हैंड, लेग्स, ठीक है, दो बॉडी के पार्ट मिलके जो कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट इज अ कपलिंग एबिलिटी। नेक्स्ट आया था हमारा रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली इफेक्टली टू ए सिंगल मूवमेंट। एक मूवमेंट में आप कितनी जल्दी एक रिएक्ट करते हो, दैट इज रिएक्शन एबिलिटी। सो नेक्स्ट इसमें सिंपल आएगा। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी मतलब हमें पता है कि क्या करना है, हमें पता है कि हमने 2 कदम उठ के हमने आगे जाना, ठीक है। हमने पता है जैसे मैं हिट करूंगी, शटलकॉक इस तरफ आएगी तो मैंने उस तरफ जाके हिट करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट मूवमेंट जिसमें आती है, दैट इज द, ठीक है। बैलेंस एबिलिटी जिसमें हम मूवमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं, बॉडी का बैलेंस भी करते हैं, तो बैलेंस एबिलिटी हो गया। रिदम एबिलिटी जैसे मैंने डांस की बात करी, जब हम डांस करते हैं हैंड और लेग्स का कोऑर्डिनेशन आ जाता है इसमें। एडेप्टेड एबिलिटी में लेट्स सपोज कोई एक मूवमेंट है, जब हम उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो टफ मूवमेंट भी हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी बन जाती है। जैसे कि जुडो में, रेसलिंग में हम बोल सकते हैं, राइट। सो हमारा आया था नेक्स्ट सर्कल ट्रेनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल ट्रेनिंग? सर्कल में ट्रेनिंग 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सीधा सिंपल सी बात है, कुछ स्टेशंस बनाए जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, डिपेंड करना है कि किन को ट्रेनिंग करवानी है, कौन से गेम के एथलीट को ट्रेनिंग करवानी है और उनको क्या क्या चीजें इंप्रूव करवानी है, उसके हिसाब से हम स्टेशंस बनाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम जंपिंग जैक रख लेंगे, यहाँ पे हम पुशअप्स रख लेंगे, यहाँ पे हम स्क्वाट रख लेंगे, यहाँ पे हम रोप स्किपिंग रख लेंगे। ऐसे ऐसे हमने स्टेशंस बनाने हैं। एथलीट यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगी। इस स्टेशन पे कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेशन पे जाएगा, यहाँ पे स्टेशन जो एक्सरसाइज करनी होगी यहाँ पे कंप्लीट करके, जैसे यहाँ पे देखो पुशअप्स आ गया, पुशअप करके जल्दी से भाग कर आएगा, सिटअप्स करेगा, वहां से भाग के आएगा स्क्वाट करेगा, वहां से भाग के आएगा शटल रन होगा, वहां से भाग के आएगा पुलअप्स होगा। ऐसे स्टेशन कंप्लीट करके इसका एक रेपिटेशन कंप्लीट होगा, इसको सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा सर्किट ट्रेनिंग। क्या होता है इसमें, 1 मिनट हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, 10 जंप्स डाल सकते हैं, ठीक है, बेंच प्रेस डाल सकते हैं, लंजेस डाल सकते हैं, रोप स्किपिंग डाल सकते हैं। ये स्टेशंस के नाम है, डिपेंड अपॉन यू, आप अपने से भी बना सकते हो। टाइप ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, जनरल सर्किट ट्रेनिंग, कोई भी गेम के एथलीट के लिए। स्पेसिफिक मतलब उसके कौन से स्पोर्ट्स के स्किल इंप्रूव करने हैं उसके बिहाफ पे। इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, मिक्स होता है, कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, कार्डियो की हेल्थ अच्छी रहती है, मसल टोन्ड हो जाते हैं, वैरायटी एंड फन इंजॉय करता है बच्चा एथलीट की। कहाँ वो डेली सेम गेम की प्रैक्टिस कर रहा था, कहाँ पे उसको थोड़ी सी चेंजिंग मिली। सो इसमें इन सारी चीजें हम बोल सकते हैं आ जाएगी, एडेप्टेबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है। सो ये हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप पेपर अच्छे से करके आओ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।